नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाई, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए सिलेबस को लेकर के। पिछली बार एक सेशन किया था, उस सेशन में थोड़ा सा ग्लिच आ गई थी, आवाज़ वगैरह थोड़ा इको आ रहा था, राइट। सो मैंने सोचा कि इसको वापस से करके देख लेते हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को वापस से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो गाइस हम लोगों ने सेशन किया था, इसको मैं वापस शुरू से कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएँ, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Just give me a second, guys. Yes. Okay. So let's start the session with syllabus. गाइस, सिलेबस एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे और जितना ज़्यादा जिसके ऊपर काम करोगे वो इतना अच्छा होता रहेगा। अब सिलेबस को लेकर के मैं क्यों कंसर्न रहता हूँ ये बता दूँ। एसएससी जी ने सिलेबस दिया, प्री प्लस मेंस का सिलेबस दिया, राइट। अब जो इन्होंने प्री प्लस मेंस का सिलेबस दिया, अगर आप उस सिलेबस को देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन एसएससी जी के साथ एक प्रॉब्लम भी है, और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चंस को उठा लेता है, ये पीएसयूज के क्वेश्चंस को भी उठा लेता है। मतलब ये जितने भी इंजीनियरिंग में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनके पीवाईक्यूज को उठा लेता है। अब जो इन्होंने प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया है उसके बारे में तो बात करेंगे। प्लस उसके अलावा लास्ट 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके दूसरे टॉपिक से आए हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे, राइट। फटाफट से देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा मैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन में। ऑल्दो अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन जो क्लब किया जाता था वो किया जाता था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ, क्योंकि मैकेनिक्स का काफ़ी सारा पोर्शन थ्योरी ऑफ मशीन में आ जाता है। बट इस बार के सिलेबस में, और अगर इस सिलेबस में देखो तो आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन साथ में मिल रहा है, अलॉन्ग विद दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल साथ में मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करूँ तो इन्होंने जो पहला पॉइंट दिया है वो दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज, लिंक मोशन, फ्लाई व्हील्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाई बेल्ट। देन उसमें वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट दिया है, क्लचेज जिसमें प्लेट एंड कोनिकल क्लच दे दिया, गियर्स में दे दिया दैट टाइप्स ऑफ गियर्स दे दिया, गियर प्रोफाइल दे दिया, गियर रेशियो कैलकुलेशन दे दिया, गवर्नर्स दे दिया, रिवेटेड जॉइंट दे दिया, कैम्स, बेयरिंग, फ्रिक्शन एंड कॉलर्स एंड पाइवोट्स, ये दिया हुआ है, राइट। अब इनको देख करके तो लग रहा है अच्छा सिर्फ इतना सा पढ़ना है, नहीं। थ्योरी ऑफ मशीन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, मशीन तो बोल दिया, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म के बारे में है कि 4 बार लिंकेज एंड इट्स मोशन, इसमें आप लोगों को इन्वर्स भी पढ़ना है, राइट। अगर आप देखो तो इसमें जो आप लोगों को 4 बार मैकेनिज्म बनता है और फिर उसमें आप लोग जो लिंक वगैरह एक एक लिंक को फिक्स करके चीज़ें देखते हो वो तो आपको दिखेंगी, राइट। अब जैसे गवर्नर्स और फ्लाई व्हील्स, दैट इज द फ्लक्चुएशन, एक इंटर साइकिल फ्लक्चुएशन, एक इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशन है, जिनको दोनों एक साइड से पढ़ा जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन बैलेंसिंग के आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने जो बेल्ट वगैरह दिया इसमें से वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के बारे में, अब बेल्ट में तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लच में देखो प्लेट और कॉनिकल क्लच दिया है। अब इसके अंदर भी और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आप लोगों से सिंगल प्लेट क्लच की, मैं आपसे बात करूँ मल्टी प्लेट क्लच की, वेट क्लच क्या है, ड्राई क्लच क्या है, फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कहाँ लगेगी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कहाँ लगेगी, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लच में पढ़ना। अब गियर्स में टाइप्स ऑफ गियर्स दे दिया, वेरी गुड, गियर प्रोफाइल दे दिया, गियर रेशियो कैलकुलेशन दे दिया। अभी इन्होंने 2-3 चीजें और नहीं बताई हैं। क्या नहीं बताया है? गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में, गियर की टर्मिनोलॉजी क्या है, पिच सर्कल क्या है, अडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, राइट। इसमें कितनी सारे, अब इनके प्रोफाइल में इन्वॉल्यूट और आप जो साइकोलॉजिकल पढ़ते हो वो तो ठीक ही है। अब गवर्नर के बारे में, अच्छा यहाँ पे गियर क्रेन भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन गियर क्रेन से भी आ जाते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं, लेकिन वो भी आता है, राइट। फिर उसके बाद गवर्नर्स में प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नर है। जॉइंट्स में देखो सिर्फ और सिर्फ रिवेटेड जॉइंट के बारे में दिया। रिवेटेड जॉइंट में आप लोगों का वही वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे रिवेट को क्लासीफाई करते हैं, 6√T से डायमीटर निकालते हैं। काफी बार इसमें डाउट हो जाता है, नॉमिनल डायमीटर हो गया, थिकनेस ऑफ द प्लेट होगी, राइट। फिर उसके बाद गाइस अगर मैं आप लोगों से बात करूं कैम्स एंड बियरिंग्स के बारे में, तो कैम्स और बियरिंग्स में सिंपल कैम दिया है, कैम एंड फॉलोअर का काफी कुछ सीखना है। बियरिंग्स में कितनी सारी बियरिंग्स है उसके बारे में सीखना है। देन फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पाइवोट्स, इसके बारे में देखना है, राइट। अच्छा, इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आप लोगों का टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल आप लोगों का सिर्फ इतना सा है, राइट। ओके, अब इस टाइटल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गाइज यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप इसमें देखोगे, राइट। पहली चीज क्या देखोगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन दे दिया, राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस तो ठीक है, लॉ ऑफ मोशन भी ठीक है, फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन यहां पर दिया हुआ है, फ्रिक्शन इन कॉलर्स यहां पर दिया हुआ है। अगर हम फ्रिक्शन पढ़ने बैठे तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी ऑफ मशीन की मैकेनिक्स और इसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन दे दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन में कौन सा, यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, राइट, मतलब यूनि एक्सियल है, बाई एक्सियल है, डायरेक्शनल भी इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो आप, राइट। फिर उसके बाद ट्रू स्ट्रेन क्या है, ट्रू स्ट्रेस क्या है। अब यहाँ पर अगर आप सारी चीजें पढ़ो, जैसे कि इन्होंने इलास्टिक लिमिट दे दी, इलास्टिक कांस्टेंट दे दिया, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम दे दिया, गुड। देन स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स दिया हुआ है, टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, क्या, अच्छा बकिंग लिखा हुआ है, इट्स बकलिंग ऑफ द कॉलम्स होता है, एंड यूलर्स एंड रेनकाइन थ्योरीज है, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स ये दिया हुआ है, राइट। अब देखो थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स दिया हुआ है, यहाँ पर यूलर्स की रेनकाइन थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें दे दी। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो इन्होंने मिस कर दी हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इन्होंने एक चीज़ जो, जैसे कि इन्होंने टॉर्शन ऑफ शाफ्ट दिया था, राइट, इन्होंने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स मिस कर दिया है। अगर आप देखो तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस इन बीम्स जो इन बार्स है वो भी मिस कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रेस इन कंपोजिट बार के बारे में तो बताया, लेकिन व्हाट अबाउट कंपाउंड बार्स, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बेंडिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम दिया ही नहीं, राइट, और फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ स्प्रिंग्स भी नहीं दिया है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं जो इन्होंने मिस कर दी हैं, राइट, लेकिन हमको ये सारी चीजें पढ़ करके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ूंगा मैं, आगे आ जाता है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है इसको मैं अभी थोड़ा देर बाद बताता हूँ, राइट। उसके पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जब भी आप कभी पढ़ोगे, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट, जितनी सारी चीजें जैसे जीरोथ लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम हो गया, और जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ये कहाँ से आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in the cyclic process, non flow energy equation, flow energy equation, enthalpy दे दिया, condition for steady state flow दे दिया, ये सारी चीजें तो उन्होंने दे दी। लेकिन जीरोथ लॉ के बारे में कहा है, उससे भी क्वेश्चन आता है। जो टेम्परेचर स्केल चेंज होती हैं उनके बारे में भी नहीं है कि भाई इतने डिग्री में ये दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में निकालो, राइट। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर मिसिंग है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि हम जब भी कभी पढ़ाई करते हैं, मैंने तो अपने पेड बैच में सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे सेशंस देखे होंगे तो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था, सिस्टम सराउंडिंग से लेकर के जीरोथ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम, PMM1, PMM2, राइट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप जब पढ़ते हो तो सेकंड लॉ में PMM2 आ जाता है, PMM1 का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है जिसको हमें पढ़ना है, राइट। फिर देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने इसको इतना बाइफरकेट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वही सारी चीजें लिख दी हैं जो लिखने की जरूरत थी भी नहीं, राइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसेस स्टेटमेंट लिखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब देखो डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स, हीट इंजन किस में आ गया, केल्विन में। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर किस में आ गया, क्लॉसियस में। थर्मल एफिशिएंसी केल्विन में। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्लॉसियस में, राइट। तो मतलब ये जितना भी यहाँ तक की लाइन लिखी है ये सब तो ठीक है। फिर उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर ये वाला दिया है एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, जिसमें आप डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बारे में बात करोगे, राइट। फिर उसके बाद केल्विन इंटीग्रल, सॉरी क्लॉसियस इंटीग्रल आ गया, जिसमें आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में बात करोगे। फिर उसके बाद एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन, राइट। अब यहाँ पर अगर तुम इसको बहुत अच्छे से देखो, अवेलेबल एनर्जी, व्हाट इज एक्सर्जी, व्हाट इज अनअवेलेबल एनर्जी, व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, इनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है ना, ध्यान दे रहे हो। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को लेकर के चलनी है। PMM2 यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन PMM2 के बाद PMM1 का कोई जिक्र नहीं है, इसको भी दिमाग में रखना। प्लस उसके साथ आप लोगों को बता दूं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑटो और डीजल के बारे में बताया है, PVTS डायग्राम वगैरह प्लॉट कराया है। इसमें आपको डुअल साइकिल भी पढ़ना है। डुअल साइकिल के साथ आप लोगों को मैं और बता दूं, जब भी कभी आप IC इंजन, कंबशन फ्यूल वगैरह सब दिया है, हाँ अरे बहुत बढ़िया, लुब्रिकेशन, IC इंजन की फ्यूल्स का जिक्र है ही नहीं यहाँ पर। फ्यूल्स को भी तो पढ़ोगे, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, क्या है, कैसा है, राइट। फिर उसके बाद जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें तो आप IC इंजन में कर सकते हो। डुअल साइकिल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। इसके साथ स्टर्लिंग साइकिल हो गई, लेनॉयर साइकिल हो गई। स्टर्लिंग खैर आप इसमें पढ़ सकते हो पावर पॉइंट में, सॉरी पावर प्लांट में, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, हाँ तो पावर प्लांट में आपका ब्रेटन साइकिल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब लेनॉयर साइकिल हो गई, राइट। ये सारी चीज़ें, एरिक्सन साइकिल हो गई, जिनके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, ये भी हमको पढ़ना है।
रेनकाइन साइकिल, ये एक्चुअली में रेनकाइन साइकिल जो दिया हुआ है दैट इज अ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब पावर प्लांट में इन्होंने रेनकाइन के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर दे दिया, एयर कंप्रेसर्स, उनकी साइकिल्स, टाइप्स, ये सारी चीजें बता दी। ब्रेटन साइकिल भूल गए, उसको भी पढ़ना है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल वो भी पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आगे आएंगे तो आगे आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आप लोग देखो तो रेफ्रिजरेशन के बारे में जो सारी चीज़ें थी वो आई गेस इन्होंने कराया है क्या? नहीं, देख रहा हूँ रेफ्रिजरेशन का इन्होंने कोई भी जिक्र भी नहीं करा है मेरे लाल। तो रेफ्रिजरेशन में भी आप लोगों को पढ़ना है VCRS क्या है, VARS क्या है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स क्या है। अच्छा, ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। लो, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में VARS VCRS तो पढ़ लोगे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो आपका है कैस्केडिंग सिस्टम वो कहाँ गया, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स वगैरह जो आएंगे उसके बारे में क्या होगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ोगे, बाईपास फैक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मिस कर दी हैं जिसको हमें पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं कि वो सिलेबस में नहीं दी हुई हैं, लेकिन वो आप लोगों से पूछी जाएंगी, राइट। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड में, तो आइडियल एंड रियल फ्लूइड हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गई, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स हो गया, राइट। अभी यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। आइडियल फ्लूइड के बारे में कर लिया, सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरिटी क्या है, कैविटेशन क्या है, और वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं है। फिर उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक में प्रेशर एट अ पॉइंट दे दिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में तो कोई डिस्कशन करा ही नहीं है, देख रहे हो, राइट। फिर उसके बाद गाइज मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर में इन्होंने मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर और इंक्लाइन दे दिया, लेकिन साथ में क्वेश्चन बॉर्डन गेज से भी आता है, साथ में क्वेश्चन आप लोगों का बैरोमीटर से भी आता है, साथ में क्वेश्चन आपका पीजोमीटर से भी पूछा जाता है, आप लोगों का इन्वर्टेड U2 से भी क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसे आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो नहीं लिखी हुई है लेकिन हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दैट इज स्ट्रीम लाइन, लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लोज, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये सब दे दिया। एक बहुत बड़ा टॉपिक इन्होंने छोड़ दिया है, और वो टॉपिक है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का। लिखा ही नहीं है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, उसको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। देन उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, अगर मैं बात करूं डायनेमिक्स में तो बर्नौलीज इक्वेशन दे दिया, यूलर्स थ्योरी छोड़ दिया, यहाँ पर टोटल हेड है, वेलोसिटी हेड दिया हुआ है, प्रेशर हेड, एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, राइट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि भाई यूलर्स थ्योरी छोड़ दी गई है, बर्नौलीज के जितने भी एजम्पशंस थे वो सारी चीज़, चलो बर्नौलीज इक्वेशन लिख दिया तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, राइट। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में जो वेंचुरीमीटर है, पिटॉट ट्यूब होता है, पिलॉट ट्यूब नहीं, पिटॉट ट्यूब हो गया, देन ऑर्फिस मीटर, यही दिया है इन्होंने। रोटामीटर के बारे में बात ही नहीं करी, जबकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके अलावा गाइस एक चीज और भी है जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करी, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नॉचेस एंड वियर्स, है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, सिलेबस में लिख करके नहीं देते, लेकिन भर भर के क्वेश्चन आते हैं नॉचेस एंड वियर से। तो मेरे लाल आप लोगों को उसको भी पढ़ना है, राइट। सिपॉलिटिक वियर क्या है, ट्रेपेजॉइडल क्या है, राइट, स्टेप वाली कौन सी होती है, नॉचेस कैसी होती हैं, राइट। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक टर्बाइंस और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, टाइप्स के बारे में फॉर्मूलाज वगैरह इसमें ही हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइंस और पंप जितना भी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड हाइड्रोलिक टर्बाइंस, इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जिसको आपको समझना है। अब गाइज ये जो आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट इट इज योर मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन, राइट, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप इसमें मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन को देखते हो तो पहले तो इन्होंने एक लाइन में ही मटेरियल साइंस दे दिया, दैट इज माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील और हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील, खत्म, मटेरियल साइंस खत्म कर दिया इन्होंने इतने में, ठीक है। 2 पॉइंट लिखे हैं और इसमें मटेरियल साइंस खत्म कर दिया, जबकि मैंने अपने पेड सेशन में कम से कम 15 से 16 लेक्चर्स लिए हैं मटेरियल साइंस के। सोचो कितनी सारी चीजें पढ़ाई होंगी, है ना। वो सारी चीजें इसमें मिस कर दी गई हैं जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं बताऊं वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग दे दिया, गैस वेल्डिंग दे दिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और स्पेशल टाइप ऑफ द वेल्डिंग दैट इज TIG MIG ब्रेजिंग, बस इतने में खत्म कर दिया। अभी आप इसमें देखो तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है, राइट। अब वो सारी चीजें भी आपको लेकर के आनी है। यहाँ पर गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दे दी गई है, चलो ठीक है, इसको आप लोग और आगे तक लेके जा सकते हो। लेकिन अब गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग किसके अंदर आती है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग के अंदर आती है, राइट। उसके अंदर तो और भी एक आती है थर्मेट वेल्डिंग आती है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से मिस हो रही हैं।
फिर वेल्डिंग डिफेक्ट दे दिया, टेस्टिंग में एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह दे दिया, फाउंड्री और कास्टिंग में मेथड्स दे दिए, डिफेक्ट्स दे दिया, राइट। फिर उसके बाद डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस दे दिए, फोर्जिंग दे दिया, एक्सट्रूजन दे दिया, राइट। ये सारी चीजें जब आप देख रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई फोर्जिंग, अब फोर्जिंग में सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, लेकिन फोर्जिंग को पढ़ाने में मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे लगते ही लगते हैं, मिनिमम सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैंने पेड सेशन में अपने कम से कम 12 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ मैं, जो मैंने पढ़ाया है। और एक्सट्रूजन को भी सेम है, ये इन्होंने वर्ड लिख करके खत्म कर दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, रिवर्स एक्सट्रूजन, फ्लैशलेस लाइट, राइट। अब फोर्जिंग में भी बहुत कुछ है, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको पढ़नी है ना, तो उसके लिए सिलेबस आप लोगों का थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हुआ जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है। अब मेटल कटिंग प्रिंसिपल्स, कटिंग टूल्स आ गया। मेटल कटिंग प्रिंसिपल के पहले ही इसमें मेटल कटिंग के कॉन्सेप्ट ही बहुत जाता है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, ऑब्लिक कटिंग क्या है, फीड क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, भर के दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद कटिंग टूल्स बेसिक प्रिंसिपल दे दिया, नंबर ऑफ मशीनिंग विद लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, राइट। ग्राइंडिंग हो गया, मशीन टूल्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई। लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो छूटी हुई है, शीट मेटल ऑपरेशन छूटा हुआ है, मेट्रोलॉजी छूटा हुआ है, वायर ड्राइंग छूटा हुआ है, ड्राइंग छूटा हुआ है, डीप ड्राइंग छूटा हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कितनी सारी चीज़ें जो इन्होंने मिस कर दी हैं। अच्छा, इसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट और हैं जो इन्होंने मिस कर दिए हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एसएससी जे में इंडस्ट्रियल लिखा कहीं पर नहीं है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस आते हैं आपके हीट एंड मास ट्रांसफर से, वो भी इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोग अभी जो देख रहे हो, दैट इज वो उसके दे देते हैं कैड कैम वाले, राइट। इन टर्म्स ऑफ CIM दे दिया, कैम दे दिया, जो आप लोगों का CNC मशीन होती है, NC CNC मशीन होती है, उसके बारे में क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने मिस करी हैं, राइट। अब गाइस बात ये आती है कि जब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें मिस कर दी और अगर हमें सारी चीज़ें पढ़ना है तो हम फिर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है, राइट। और बढ़िया सॉल्यूशन है, मतलब आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो, आप इसमें फील भी कर लोगे, बिकॉज खुद मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जब तक मुझे पढ़ा करके सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक फिर मैं आगे कुछ बात ही नहीं करता, फिर मैं बोलता ही नहीं आगे कि भाई आप इसको करो या नहीं करो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम मैं आता हूँ चैनल पे, क्यों? क्योंकि मतलब इंजीनियर अड्डा चैनल जो है ना आपका यूट्यूब का, आप सर्च कर लेना, मेरे वीडियो सबसे कम मिलते हैं, सबसे कम सेशंस मिलेंगे मेरे। रीज़न बता दूँ, मैं खुद बिजी रहता हूँ इन्हीं सारे बैचेस में। मेरा मेन एम यार तुम लोगों का सिलेक्शन है, बस, और कुछ नहीं। कुछ टाइम के लिए आऊँगा, डेली मेरा 8 बजे का रात का सेशन फिक्स है, जिसे मैं लेता ही लेता हूँ। उसके अलावा सारे दिन में कम ही टाइम होता है जहाँ पर मैं आ पाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर एक दिन का टाइम है तो मैंने बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए बना दिए कि सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लिया, पैटर्न के ऊपर डिस्कशन कर लिया, किस तरीके से काम होगा उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, कैसे प्रिपरेशन करना उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। तो डिस्कशन के लिए 5-5, 10-10 मिनट के मैं कभी कभी छोटे मोटे सेशंस एक बार मैं बना देता हूँ ताकि वो चलते रहे। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब में जाता है। जैसे आज भी मतलब जितनी भी मेरी क्लासेस चलती हैं, रात को 12:30 बजे तक की मेरी क्लासेस का शेड्यूल बना हुआ है रात को। और सोचो सब लोग आएंगे भी, सोचो किस लेवल पे तैयारी होगी। तो गाइज ये आप लोगों के एक एसएससी जेई का बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 18 अगस्त, मतलब कल परसों से, या फिर आप बोल दो 18 तारीख से इसका सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें आप जा करके खुद को इनरोल कर सकते हो। कंप्लीट बैच है जिसमें आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेक्शन बैच इसका नाम दिया गया है, सब कुछ मिलेगा इसमें। अलॉन्ग विद दैट, जब भी कभी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये मैंने एसएससी जेई के लिए सब कुछ ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर आप लोगों के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज भी है, राइट। आप इसको भी ले सकते हो। और अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास डिजिटल लाइब्रेरी होती है कि मान लो कोई भी PDF है या फिर आप लोगों की कोई भी बुक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए तो वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। अगर कभी आप लोग टेस्ट सीरीज या फिर एग्जाम की डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हो तो कोड हमेशा याद रखना, दैट इज Y16S, राइट। ओके, Y166S। और जब भी कभी आप किसी भी बैच में जा रहे हो, चाहे वो महापैक में जाओ या फिर किसी में भी जाओ, तो वहां पर आप लोगों का जो कोड होता है दैट इज Y166, राइट। S मत लगाना, S फॉर टेस्ट सीरीज एंड बुक्स के लिए Y166, ओके, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कई बार होता है जैसे कि अभी मुझे आगे की फोरकास्टिंग अगर मुझे करनी पड़े तो मैं बोलूँगा कि भाई अभी RRB जेई भी आ रहा है। अगर RRB जेई आ रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक ऐसा बैच होना चाहिए जहां पर आपको SSC जेई की सारी चीज़ें मिले, प्राइम टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, प्राइम लाइब्रेरी भी मिल जाए, राइट। मेरे जितने पर्सनल बैचेस आते हैं वो सब भी मिल जाए। तो उसके लिए आप जा सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापैक में, जिसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मिलती है, मतलब नॉन टेक
प्लस टेक दोनों मिल जाता है, राइट। अगर नॉन टेक और टेक दोनों मिलेगा तो मेरे लाल यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक की, तो आप उसमें भी जा करके खुद को इनरोल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमें सर से ही पढ़ना है और सर से हमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे सिविल के हो गए स्टूडेंट्स या मैकेनिकल के हो गए। तो गाइस उसके लिए मेरे पर्सनल बैचेस भी आते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स, जो टॉपिक आप लोगों को सिलेबस में भी नहीं दिए वो टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा। इसका स्टडी प्लान देखोगे तो मैंने यहाँ पर 2-3 थ्योरी सेशंस लेने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद थ्योरी सेशन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इस तरीके से मैंने सेशन को प्लान करा है सो दैट आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवाता जाऊँ और थ्योरी भी आप लोगों की कंप्लीट कराता जाऊँ। ऐसे सेशन का है। कोड हमेशा याद रख लेना Y166, क्योंकि इसी से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। वो एक इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और एक चीज़ कही जाती है हिंदी में, जो दिखता है वही बिकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सबसे कम आता हूँ चैनल पे फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है ना। और ये चीज़ आप प्रूव करा सकते हो कि अगर मैं सेशन पे चैनल पे सिर्फ पढ़ाने आता हूँ तो भी अगर कोई भी मैकेनिकल सूरमा है, कोई भी सूरमा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, देन यूज़ कोड दिस, राइट। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। इवन आप लोगों को एक चीज़ और भी फ़ायदेमंद लगेगी, और वो चीज़ ये लगेगी कि जब आप मुझसे कनेक्ट हो गए ना, हम लोगों का एक अलग ही बॉन्ड है। वी आर नॉट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स, वी आर लाइक ब्रदर्स, जहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, जहाँ पर आप कैसे भी तैयारी कर सकते हो। 1 बार 10 बार 15 बार 25 बार पूछो ना, मैं हूँ ना बताने के लिए, राइट। तो गाइज इसी के लिए ये वाला सेशन था। आई गेस आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। अभी मैं एक सेशन और बनाऊंगा जिसमें मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा। हर किसी को पता है, आई नो, हर किसी को पता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है कि भाई 50 नंबर की रीजनिंग आनी है, 50 नंबर की आपकी जीके आनी है, 100 नंबर का आपका टेक्निकल आना है। ये हर किसी को पता है। तो सर आप क्या नया बनाने वाले हो? देखो मेरे भाई, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं, ये तो इन जनरल हर किसी को पता है। मैं जो आप लोगों को पैटर्न देने वाला हूँ वो पैटर्न होगा हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मतलब क्या? 50 नंबर की रीजनिंग आनी कोई बात नहीं, जीके आनी कोई बात नहीं, 100 नंबर जो टेक्निकल हमारे पास है हम उसका क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, उन 100 में 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो गाइज दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात सही लगी हो, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना, देन यूज़ कोड Y166 और अपने आप को इनरोल करें। SSC JEE के बैच में कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठाओ और इस बैच को आज ही ज्वाइन करो, राइट। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिलेंगे ऑन अ बाइफरकेटेड मैनर, ठीक है। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।